और एक चीज मेरे बारे में नोन थी कि अगर नीतू आ गई है तो मतलब एक वेव एनर्जी की आ गई है। सो मैं सबको खुश कर देती थी एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ माई लाइफ। वो हिस्ट्री टीचर ने उस मोटिवेशन वाले वर्ड्स के साथ मेरी शायद जिंदगी बदल दी। और अहमदाबाद डिड वंडर्स टू मी। आई डिड नॉट नो कि अहमदाबाद एक ऑलमोस्ट एक ग्लोबल कल्चर है। ये मुझे वहां जाके पता। लड़कियों को जो अहमियत दी जाती है वहां पे शायद ही इंडिया में कहीं दी जाती हो। That's what- इसमें क्या होता है, फेशियल एस्थेटिक्स या बॉडी एस्थेटिक्स या एस्थेटिक्स मीन्स अ सेंस ऑफ, जिसमें पूरा ब्यूटीफाई हम कर देते हैं हर चीज को एस्थेटिकली। तो मेरे हाथ में अगर कोई चेहरा आ जाता है तो मैं उसको एक बेबी की तरह ट्रीट करती हूँ कि इसको हम ट्रांसफॉर्म करके कैसे एक सुंदर रूप दे सकते हैं, एक अलग रूप दे सकते हैं जो उसी की रिफ्लेक्शन। सो इस क्रिएटिव काम को एस्थेटिक्स है और जिंदगी जीना चाहिए बिकॉज जिंदगी हसीन है। और इस हसीन जिंदगी का हमने अगर एक एक पल नहीं इस्तेमाल किया तो फिर भगवान भी कहेगा हमें कि क्या किया नीचे आके, जिसमें कि हम सारी मशीन्स को यूज करते हैं ताकि आपकी स्किन के अंदर सारी चीजें एब्सॉर्ब हो जाए। फैट लॉस के लिए कोई चीजें अगर हम कर रहे हैं तो वो भी टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं। हेयर रिमूवल भी कर रहे हैं तो वो हाथों से वैक्सिंग या कोई चीज नहीं हो रही है, इट इज विद टेक्नोलॉजी विद मशीन्स विच आर द लेटेस्ट वन, जो ऑलमोस्ट पेन फ्री है, आपको डाउन टाइम नहीं देती हैं, एंड स्टिल दे मूव यू एटलीस्ट 5-10 years यंगर नेचुरली एंड एस्थेटिक। मुझे ना बुलाना नहीं पड़ता, लोग मेरे पास खुद ही आ जाते चल के। सो ये एक क्रिएट कर दिया जाता है एक इम्प्रेशन कि वो मुझे कभी छोड़ नहीं पाते। हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द मुबारक शो। आज हमारे साथ इस एपिसोड में है डॉक्टर नीतू नरूला चंडीगढ़ से, हु इज अ रिनाउंड फेशियल एस्थेटिक्स एक्सपर्ट। एंड आज की ये जो हम बातचीत करने वाले हैं, ऑब्वियसली वील टेक यू थ्रू द जर्नी ऑफ डॉक्टर नीतू नरूला। और अगर आज की डेट में इतनी पॉलिश्ड और इतनी रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं तो उसके पीछे का क्या सफर रहा, क्या जर्नी रही और उसमें क्या क्या स्ट्रगल्स रहे, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। एंड बहुत ही नॉलेज वाली चीजें, बहुत ही हेल्पफुल चीजें भी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू योर स्किन केयर, रिलेटेड टू स्किन केयर ऑफ एवरीवन इनफैक्ट। पहले मैम का वेलकम करते हैं सिग्नेचर स्टेटमेंट के साथ एंड देन आगे की बातचीत शुरू करते हैं। मैम, मुबारक हो फॉर बीइंग ऑन द मुबारक शो। मुबारक कबूल। So that's a very beautiful way of appreciating the show, ma'am. Thank you so much. थैंक यू मुबारक। So, ma'am, please take us through your journey. The thing is, ठीक है, आज की डेट में आप एक रेनाउंड पर्सनैलिटी हैं, बट नो डाउट सबकी लाइफ में स्ट्रगल रहता है, जरूर रहता है। बट उस स्ट्रगल में बहुत सी चीजें ऐसी रहती हैं जो हमें याद रहती हैं, कई बार बहुत अच्छी, कई बार कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं। सो टेक अस थ्रू योर चाइल्डहुड वंस। वेयर वर यू बॉर्न? आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ से हैं एंड आपकी स्टडी चाइल्डहुड कैसा रहा आपका? सो मुबारक, मेरा चाइल्डहुड अमृतसर से था जहाँ पे पंजाबी लोग, पंजाबी कल्चर, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप ओवर देयर एंड बोर्न इन अ पंजाबी फैमिली, जो कि मेरे पेरेंट्स बिजनेस में थे। और मेरा चाइल्डहुड एक बहुत ही अच्छी तरीके से आगे गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एज अ गर्ल चाइल्ड इंडिया में थोड़ा सा डिस्पैरिटी रहती है, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक प्रिंसेस की तरह पाला। आई वॉज मैं और मेरे ब्रदर थे, बट मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज उन्होंने दी कि मैं ग्रो करूं, डेवलप करूं, और मैं अच्छे से अपनी एजुकेशन परस्यू करूं। और सबसे अच्छी बात ये थी, उन्होंने शुरू से बीइंग अ बिजनेस फैमिली, वहां पे ऐसा होता था कि आपकी 18-19 ईयर्स पे शादी हो जाती है। सो दैट वाज वन थिंग दैट आई वाज आल्सो अगेंस्ट, कि मुझे कुछ करना है पर ये नहीं पता था क्या करना है। सो इट वाज माय मॉम एंड माय फादर हु सेड कि बेटा, बिजनेसमैन की फैमिली में, बिजनेस की फैमिली में जाने के बाद आप फिर एक घर में रह जाएंगे, बच्चे पैदा करोगे, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। टू डू समथिंग, पर उसके लिए एक जरिया था और वो था एजुकेशन। सो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि तुम एजुकेट हो। एंड ऑब्वियसली माई मॉम, शी वॉज पैशनेट अबाउट, एक डॉक्टर्स जो थे, एक रिस्पेक्ट फॉर गर्ल, इट इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। सो उन्होंने कहा कि go ahead with this line, and there was an option between being an engineer and doctor. So as a girl I obviously opted for being a doctor,
and that was a beautiful journey. एग्जैक्टली मैम। मैम थोड़ा सा चाइल्डहुड के बारे में ये बताओ कि एज अ किड भी आप इतने ही सोफिस्टिकेटेड से पढ़ाकू से बच्चा थे, या यू आर अ नॉटी किड एट टाइम्स एज I वेल? was super energetic. Energy levels तो आज भी मेरे यहाँ बीट नहीं कर सकता कोई. I would say that. But very energetic, very naughty, and obviously बिल्कुल पढ़ाकू नहीं. पढ़ने was the last thing on my mind. और अगर मैं नॉटी थी तो मैं अपने सारे जो जितने भी नेबरहुड या जितने भी बच्चे होते उनको उसी एनर्जी के साथ उनको आगे आई मीन स्पोर्ट्स में या किसी चीज में भी आगे लेके जाती थी. और एक चीज मेरे बारे में नोन थी कि अगर नीतू आ गई है तो मतलब एक वेव एनर्जी की आ गई है. सो मैं सबको खुश कर देती थी. इट वाज लाइक दैट. क्या बात है मैम। सो अब नीतू नरूला मैम हमारे शो पे भी आ गए हैं, तो एक वेव एनर्जी की ले आए हो आप अपने साथ में। मुबारक, ये बहुत जरूरी है. उस वेव के साथ अगर हम चलेंगे तो देखिए शो कहाँ जाता है. एग्जैक्टली मैम, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मैम ड्यूरिंग द ये जो हमारे चाइल्डहुड डेज होते हैं, या स्पेशली स्कूल में जब हम पढ़ रहे होते हैं, आपने तो बताया कि आप बड़ा शरारती बच्चा थे उस टाइम पे, तो चाहे होशियार स्टूडेंट्स हैं चाहे नॉटी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स का बहुत अहम कंट्रीब्यूशन रहती है हमारी लाइफ में। एंड आई ऑलवेज पॉइंट इट आउट जब भी मैं किसी से डिस्कशन करता हूँ। तो एनीथिंग रिलेटेड टू टीचर्स, हाउ वाज योर रिलेशन विद शरारती बच्चे? तो अक्सर टीचर्स के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि बात बात पे टोकना पड़ता है टीचर्स को। So how was your relation with teachers? ऑब्वियसली देयर टू काइंड ऑफ चिल्ड्रन. एक जो सुपर नॉटी होती है तो मैम हमेशा उनके साथ लगी रहती है. और एक जो ब्रिलियंट होते हैं जो हमेशा टॉपर है आगे बैठते हैं उनके साथ मैम लगती है. मेरा थोड़ा डिफरेंस था. मैं अब बैक बेंचर थी. ऑब्वियसली आई वाज स्कोर्ड लाइक अगर 35-40 की क्लास है तो मेरी रैंक शायद 35 आती होती. एंड आई ऑल्सो फेल्ड इन 1 or 2 सब्जेक्ट बिकॉज आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग. मेरे को बाकी और चीजें कुछ भी करवा लो, आई यूज टू बी सुपर एक्टिव एंड आई वुड फिनिश दैट परफेक्टली वेल. बट जब पढ़ाई की बात होती थी मैं भागती थी. But then, Mubarak, there is one episode I would remember, and that was by my history teacher. So it was in 5th standard. तब तक मेरी 35-38 रैंक यही आती थी with the red liner. So she said, नीतू, तुम अगर अपनी एनर्जी पढ़ाई में लगाओ ना तो स्काई इज द लिमिट फॉर यू. आई सेड मैम, ये मैं मतलब 35 और मतलब जिसको शौक ही नहीं पढ़ने का, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? कहते जिस बच्चे का दिमाग एक एनर्जी लेवल एक डायरेक्शन में जाती है उसको पूरी तरह अच्छे से वो कर देती है और एक मुकाम पे ले आती है, तो पढ़ाई शुड बी वेरी इजी फॉर यू. आई सेड नो नो दैट्स नॉट ओके. नो, इट इज पॉसिबल. तुम थोड़ा करके दिखाओ. एंड दैट थिंग क्लिक्ड इन माई माइंड कि कुछ तो कर सकते हैं. ट्राई करने में क्या जाता है जब बाकी चीजें कर रहे हैं, तो ये चीज क्यों नहीं? क्योंकि शायद ये अंदर से शुरू से ये कीड़ा था कि कुछ 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 करते रहना है, छोड़ना नहीं है और आगे मूव करना है. तो ये एक चैलेंज तब भी था. आज भी चैलेंजेस हैं, पर वो एक चैलेंज था कि पढ़ाई में मैं जो 35 आती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ इसमें भी. So that year I scored 35 से I got a rank of 9th, which was like I could not believe myself कि मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की और मेरी ये रैंक आ गई है, तो मैं आगे करके तो देखूं. Then I was not the topper anytime because I never wanted to. At that time मुझे 3rd-4th rank I was very happy because मुझे सिर्फ टॉप करके वो एक रैंक नहीं लेनी. मुझे नॉलेज चाहिए थी, मुझे एजुकेशन चाहिए थी, और मुझे और भी बहुत कुछ करना था, नॉट जस्ट स्टडीज. सो टीचर्स का हमारी जिंदगी में बहुत रोल होता है. अ टीचर कैन बी अ टीचर, टीचर कैन बी एनी वन हु मोटिवेट्स यू. एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ माई लाइफ वो हिस्ट्री टीचर ने उस मोटिवेशन वाले वर्ड्स के साथ मेरी शायद जिंदगी बदल दी. एंड आप उस चीज को याद रख रहे हो, हमेशा के लिए साथ में कैरी कर रहे हो, ये ग्रेटिट्यूड भी एक बहुत बड़ी बात है। दैट जो वॉज अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन आई ऑलवेज हैव. बाकी बहुत सारे टीचर्स आए, पर वो जो टीचर का इम्प्रेशन था वो मेरे दिमाग में आज तक है. वी कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट मैम। बट जब स्कूल से आगे बढ़े एंड यू वेंट ऑन फॉर योर ग्रेजुएशन, आपने थोड़ा सा हिंट दिया था, बट ऑब्वियसली ज्यादा कोशिश होती है कि नेचुरली शो पे ही सारी बातें हो, तो हमने वो ज्यादा डिस्कस नहीं किया। बट उस टाइम पे आपने ग्रेजुएशन के लिए आउट ऑफ द स्टेट मूव किया, अहमदाबाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस. Yes, and take us through that experience because you really wanted to talk about it कि उसने भी आपको, उस एक्सपीरियंस ने बहुत कुछ सिखाया एंड आपको पॉलिश करने में बहुत कंट्रीब्यूशन है उस एक्सपीरियंस।
ओके, सो एक बिजनेस फैमिली, ऑब्वियसली एजुकेशन वाज वेरी मच ऑन माय साइड। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे बहुत अच्छे से पाला। आई टोल्ड यू एज अ प्रिंसेस, मेरे को सारी अपॉर्चुनिटीज दी। सो लाइफ में ये एक पॉइंट आया जहाँ पे जब मैंने ग्रेजुएशन करना था, अपना 12th कर लिया, और उसके बाद मुझे ऑल इंडिया के थ्रू एक ऑप्शन मिला कि मुझे अहमदाबाद मिल गया और मुझे मेडिकल वहाँ करना है। फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, जो अमृतसर में जो लड़कियां 18-19 ईयर्स में शादी कर लेती हैं, फॉर दैट गर्ल, जहाँ उसके तो होल फैमिली, हमारी जो डिस्कशन होता था वो एक फैमिली डिस्कशन होता था कि लड़की ने ये करना है, ओके यस, एवरीबडी यूज्ड टू से यस। बट यहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने एक उन्होंने जोर किया कि मेरी बेटी जो है वो बाहर जाएगी। दैट वाज अ स्टेप दैट माय पेरेंट्स सेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम, कि अगर मेरा बेटा पढ़ाई कर सकता है तो मेरी बेटी जरूर जाएगी, चाहे वो अमृतसर से बाहर है। इट वॉज अ ह्यूज स्टेप फॉर मी ऑल्सो। सो ये जो स्टेप था कि यहाँ से अमृतसर से, जबकि सारी फैमिली, ये कैसे हो सकता है, आप कैसे अपनी बेटी को भेज सकते हो, शादी क्यों नहीं कर देते पहले, यू नो, +2 किया, पहले मेडिकल किया, उसके बाद बाहर जाने का ये डिसीजन, एंड देन ऑल अलोन। तो ये डाइजेस्ट पूरी फैमिली से नहीं हो रहा था। बट वेरी नाइस ऑफ माई दादी, शी वॉज ऑलवेज अ वेरी फॉरवर्ड लेडी। वो हमेशा इस चीज को आगे लेके जा रहे कि लड़कियों को आगे जाना चाहिए। सो माई दादी मामा एंड माई पेरेंट्स, दे वर ऑलवेज ऑफ दिस फैक्ट कि इसको भेजो, बिकॉज जो ये अभी छोटा सा एक हल्का सा छोटा सा फ्लावर है, ये ब्लूम तभी करेगा जब ये बाहर पूरी दुनिया देखेगी। और अहमदाबाद डिड वंडर्स टू मी। आई डिड नॉट नो कि अहमदाबाद एक ऑलमोस्ट एक ग्लोबल कल्चर है। ये मुझे वहां जाके पड़ा। लड़कियों को जो अहमियत दी जाती है वहां पे, शायद ही इंडिया में कहीं दी जाती हो। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। कोई ईव टीजिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप कभी भी किसी भी वक्त बाहर जा सकते हो और लड़के आपको रिस्पेक्ट करते हैं। जो एक बड़ी फनी सी चीज है, गुजरात में लड़कियां आगे बैठ के स्कूटर चलाती है और लड़के पीछे बैठते हैं। उनको कोई शर्म नहीं है कि लड़की जो है वो आगे बैठ के ड्राइव करे। बेसिकली इट इज अ वे ऑफ सेइंग यू कैन ड्राइव मी, इट्स ओके। क्यों लड़की नहीं ड्राइव कर सकती? आपको और आप, लड़की को लड़कों को दोनों को एक ही तरह हमने पाला है। तो अगर लड़की आगे ड्राइव कर रही है और वो आपकी फैमिली को भी आगे लेके जा रही है, देन देयर इज नो हार्म। देन अहमदाबाद वाज अ ब्यूटीफुल सिटी जहाँ पे ह्यूमिलिटी बहुत ज्यादा है। लोगों के घर में घर एक मंदिर माना जाता है। सो ये जो सारी चीजें थी, इट वाज अ टोटली टू डिफरेंट कल्चर्स। पंजाबी कल्चर वेरी वार्म, बट उनके जो ये था ना, प्राउड फीलिंग, हम पंजाबी, हम राजा, हम किंग, ये ऐसे वाले लोग थे। और जो गुजराती लोग, वेरी हम्बल। अगर एक मिलियनियर आपके सामने से निकल के चले, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो मिलियनियर है, क्योंकि उसने एक सिंपल चप्पल, एक नॉर्मल सी कॉटन टी शर्ट और पैंट्स पहनी होगी। इट्स लाइक अ वेरी गांधी कल्चर, सिंपल, वेरी सिंपल वे ऑफ लिविंग। पर वो भी मेरा एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन मेरे दिमाग में दर कर गया। दैट ह्यूमिलिटी और बेसिक थिंग्स जो है, बेसिक नेचर, बेसिक जो चीजें हमारी लाइफ में, दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन दीज वर्ल्डली प्लेजर्स एंड वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक थिंग्स। वो चाहिए होती है टू अ सर्टन लेवल, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ, जो डेफिनेटली पंजाब में है। अगर आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, आप इसको डेफिनेटली 10x बताओगे, ये हमारे अंदर है। सो वो आई लर्न अ लॉट, आई लाइक टू इम्बाइब थिंग्स, मुझे सीखना है। द क्यूरोसिटी लेवल मेरे अंदर बहुत ज्यादा हाई है। आई वांट टू टेक इन एवरीथिंग जो मुझे आस पास से मिल रहा है। मुझे सीखना होता है, मुझे लेना होता है, उसको एब्जॉर्ब करना होता है, एंड देन आई वांट टू क्रिएट समथिंग फॉर माई सेल्फ कि मेरे लिए क्या ठीक है। सो मैम, देखा जाए तो आपने सिर्फ ग्रेजुएशन ही नहीं की, उसके साथ लाइफ लेसन्स ही आपको मिले, और जिसको आप हमेशा के लिए कैरी कर रहे हो, वो चीज़ों ने बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट एक्चुअली छोड़ा आपको। वेरी मच। मेरे लिए लाइफ एक जर्नी है। मुझे एंड मुकाम तक पहुंचने में इतना मजा नहीं आता जितना मुझे इसके थ्रू जाने में मजा आता है। एवरी डे ऑफ माई लाइफ, मुबारक मॉर्निंग में, इफ आई गेट अप विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड आई वांट टू गिव दैट एनर्जी टू हूसएवर इज विद मी। आसपास जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है इनको सबको दे दो, बिकॉज इससे क्या होगा, हर एक का दिन जो है ना अच्छा निकलेगा। जब आपने सोचिए, आपने एक चीज, सपोजिंग आपने सोचा था कि आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, आज आपने ले लिया,
देन व्हाट? पर जो 1 करोड़ रुपया कैसे आपने लिया, कैसे आप वहां पे पहुंचे, कैसे आपने स्ट्रगल किया, क्या क्या चीजें की, कैसे उसको कंपाइल किया, एंड देन फाइनली व्हेन यू अचीव्ड इट, तो वो जो ये जो मिलना और उसके बीच का जो पार्ट है ना, वो बहुत मजेदार होता है। वो मजा लेना बहुत जरूरी है। अगर आप मजा ही नहीं लोगे, वो स्ट्रगल कर करके थक जाओगे, तो जब आपको मिल भी जाएगा, ट्रस्ट मी, आपको इतना मजा नहीं आने वाला। एग्जैक्टली सो लाइफ में जर्नी को एंजॉय करना, इस जर्नी को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली मैम, बट ये जो आपका एक थॉट प्रोसेस था सारा का सारा, आई बिलीव इसमें एक सडन शिफ्ट या एक चेंज आई होगी जब आपने बताया कि ग्रेजुएशन के बाद आपकी मैरिज हो गई थी, बट जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की वो आफ्टर मैरिज की। सो अगेन इट वाज अ ब्लेसिंग, आई वुड से कि इन लॉज आपको बहुत सपोर्टिंग मिले जिन्होंने आपकी फर्दर ग्रोथ में आपको सपोर्ट किया। सो टेक अस थ्रू दिस एज वेल, बिकॉज समटाइम्स इट इज टेकन एज अ चैलेंज कि अब मैरिज के बाद फैमिली को प्रायोरिटी देके अपने ड्रीम्स को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर दिया जाए। बट वो हो सकता है आपने भी ऐसा सोचा हो, बट क्योंकि इन लॉज सपोर्टिंग मिले, हस्बैंड ने सपोर्ट किया होगा, दैट इज द रीजन आपकी वो ग्रोथ पॉसिबल हुई। एंड प्लीज टेक अस थ्रू थ्रू दिस फेज एज वेल कि उस टाइम पे कैसा फेज था या क्या थॉट प्रोसेस था। सो ट्रूली स्पीकिंग मुबारक, आई वुड नॉट हैव डन इट एट दैट पॉइंट। उस वक्त जैसे एक, आई वाज यंग ऑल्सो, एमबीबीएस किया, तो इमीडिएटली एमबीबीएस के बाद तब तो मेरे पेरेंट्स पीछे पड़ गए कि अब शादी तो करनी है। सो 6 मंथ तक तो मैंने डाला कि नो नो नो, आई वांट टू एंजॉय, थोड़ा सा लाइफ एंजॉय करना चाहिए, इमीडिएटली आफ्टर एमबीबीएस आप थोड़ा वेट कर लीजिए। बट देन आई रियलाइज्ड अब मुझे अपनी पेरेंट्स की बात भी सुननी चाहिए, एंड आई गॉट एंगेज टू माय हस्बैंड, डॉक्टर मनपाल नरूला। एंड उसके बाद एक लाइफ सडन चेंज हुई, वेरी ब्राइट साइड ऑफ मैरिज एंड यूर एंजॉइंग। तो मन सा नहीं किया, एक्चुअली नहीं किया कि यही ठीक लग रहा है, बिकॉज तब इतनी समझ भी नहीं थी शायद। बट आई रिमेम्बर माई फादर इन लॉ एंड माई हस्बैंड, they said, we really love you, we all sat down and we really love you, we don't want you to go, but we really want you to pursue your studies, because आप इस लेवल तक तो आगे हो। ये 3 साल अगर आपने अपनी जिंदगी को, अपने प्रोफेशन को, अपने करियर को नहीं दिया, अपनी एम्बिशंस को नहीं दिया, देन आप 10 years पीछे चले जाओगे। सो आज एक स्टेप और ले लीजिए। अगर एक ही स्टेप ले लोगे, देन definitely everything will open up for you, the whole career options बहुत सारी खुल जाएंगी। So ये support system, I would say, I was very lucky। पहले तो पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, फिर इन लॉज एंड माई हस्बैंड रियली सपोर्टेड मी कि go ahead and do your studies and finish them, and then obviously you can come, I'm always there, they're always there for me। ऐसा नहीं है कि वो कहीं भागे जा रहे हैं या मैं वापस नहीं आऊंगी। So life has been beautiful। एग्जैक्टली मैम, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट। जब तक हम इस चीज को खुद फील ना करें, आई डोंट थिंक हम लाइफ को ही एक्सेप्ट कर पाएंगे, अपनी लाइफ को। सो मैम, यू कंप्लीटेड योर पोस्ट ग्रेजुएशन। अभी हम आज की डेट में जो आप काम कर रहे हैं, अभी नाउ वी हैव रीच्ड दैट दैट प्लेस, अभी उसके बारे में बात करते हैं। सो नाउ यू आर अ रेनाउंड फेशियल एस्थेटिक्स एक्सपर्ट, या हम इसको एस्थेटिक्स फिजिशियन भी आपकी प्रोफाइल को बोलते हैं। सो पहले तो आप ये टर्म एक्सप्लेन करो, बिकॉज टेक्निकली ये टर्म क्या है और इसके अंडर क्या कुछ कवर होता है। बिकॉज जनरली हम किसी एक फील्ड को उसका एक्सपर्ट मानते हैं अपने आप को, बट इसमें तो ऐसा फील हो रहा है कि ओवरऑल सारा कुछ ही आ गया है ना। सो प्लीज एक्सप्लेन दिस टर्म। कभी कभी मुझे लगता है मुबारक, शायद एस्थेटिक्स, फेशियल एस्थेटिक्स, शायद ये वर्ड या ये जो डिग्री है, शायद मेरे लिए भगवान ने ऊपर से बना के भेजी है। बिकॉज द काइंड ऑफ क्रिएटिव पर्सन आई एम, और जैसे मैं क्रिएट करना चाहती हूँ लोगों को, तो ये एस्थेटिक्स एग्जैक्टली फिट होता है इसमें। इसमें क्या होता है, फेशियल एस्थेटिक्स या बॉडी एस्थेटिक्स या एस्थेटिक्स मीन्स अ सेंस ऑफ, जिसमें पूरा ब्यूटीफाई हम कर देते हैं हर चीज को एस्थेटिकली, एस्थेटिकली ब्यूटीफुली हम किसी चीज को क्रिएट करते हैं। एंड बचपन से शायद, या फिर आई वुड से ये मेरे अंदर हमेशा ही था। मैं किसी को भी देखती थी ना, तो मैं उसका इमेजिन करने लग जाती, अगर ये ऐसा, अगर मैं चेंजेस लाएंगे तो ये लड़का या लड़की ऐसे लगेंगे।
तो मैं अपने कजन्स को उन सबको क्रीम्स और लोशंस और इन सब चीजों से ब्यूटिफाई ऑलरेडी करती थी. ओके, बट आई नेवर न्यू दैट आई वुड लाइक go ahead with this stream until one day we were sitting and we were all talking, and my husband also said कि तुम हमेशा किसी को देखते हो और तुम क्रिएट कर ले कि ये जो है ना, अगर हम ये कर दे तो ये हो जाए. why don't you go ahead with this? And that's how this whole thing started and journey. और इसमें जो एस्थेटिक्स पार्ट है, व्हेन आई टॉक अबाउट एस्थेटिक्स, इट मीन्स दैट आप अपनी बॉडी, अपने फेस के लिए कुछ भी चेंजेस जो लाते हैं हम ब्यूटिफाई करने के लिए, उसको वर्ड कॉइन कर दिया गया एस्थेटिक्स. दैट मीन्स आप कोई भी चीज ले लीजिए, हेयर, फेस, बॉडी, इन सब को अगर हमने चेंज करना है एंड ट्रांसफॉर्म करना है एस्थेटिकली, दैट्स फेशियल एंड बॉडी एस्थेटिक्स. मैम इसमें आपने ऑब्वियसली ओवरऑल क्या कुछ कवर हो रहा है वो तो आपने बताया ही है, बट स्टिल अगर हम फेशियल, लेट फॉर एग्जांपल अगर हम फेशियल एस्थेटिक्स की बात करें, नाउ इट्स बीन आई बिलीव मोर देन 10-15 इयर्स जब से आप चंडीगढ़ में ही हैं और इस फील्ड को परस्यू कर रहे हैं. सो फेशियल एस्थेटिक्स की अगर हम बात करें तो व्हाट ऑल इज कवर्ड, हर तरह की छोटी से छोटी चीज भी, अगर फॉर एग्जांपल झुर्रियां, ब्लेमिशेस, किसी भी तरह से छोटी चीज भी कुछ हो तो a person feels ke I don't want this. There are people who are fine with it, but there are a lot of people who really want that transformation. So facial aesthetics में क्या कुछ minutely cover होता है अगर आप बताएं. फेशियल एस्थेटिक में छोटी से छोटी चीज आती है. स्टार्ट कर दीजिए आपकी हेयर लाइन. हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है. आगे से हेयर थिनिंग है तो यहाँ पे आपके पीआरपी या कुछ भी तरीके से आपके हेयर ग्रोथ कर सकते हैं. आपके माथे पे झुर्रियां आ गई हैं, उन झुर्रियों के लिए चीजें हैं. आईब्रोज अगर आपके थिन हो गए, उनको हम प्रॉपर शेप दे दें, जैसे अरेबिक आईब्रोज. आई लैशेस कम हो गए, आई लैशेस हम लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल नहीं, उनको ग्रो करवा देंगे. अगर आपको अपनी चीक बोन्स बनानी है, हाई चीक बोन्स बनानी है, हम इसमें फिलर्स डाल देते हैं. अगर आपने अपना नेजल फोल्ड्स कम कम करने, ये बड़े हो गए, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं. सैगिंग स्किन है, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं. आपका जॉ ठीक नहीं है या आपको बेटर करना है, उसको हम बना. चिन छोटी है, चिन बड़ी कर सकते हैं. सो एक राउंड फेस को ओवल किया जा सकता है, हाई चीक बोन्स की जा सकती है, आईब्रोज बनाए जा सकते हैं. आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो, आप चेंज कर सकते हो, और वेरी नेचुरली एंड एस्थेटिकली. दैट्स वेयर आई कम इन टू प्ले. दैट्स वेयर आई फील वाई आई एम पैशनेट एंड वाई ये जो क्रिएट करने की धुन सवार हुई, तो इसलिए थी बिकॉज मेरे को एक अजीब सा, एक कहते हैं ना एडिक्शन, एक नशा था कि जब क्रिएट करते तो ये लुक अलग होके ये बन जाएगी और अच्छी बनेगी. सो एक कहते हैं ना, एक रिफ्लेक्शन ऑफ मुबारक की एक और रिफ्लेक्शन हो तो वो कैसी होगी, तो वो एक रिफ्लेक्शन बना के हम दे. जैसे आपने कहा कि मैं देखती थी और मैं क्रिएट करने लगती थी अपने माइंड में कि अगर ये ऐसा हो जाए तो बेटर लगेगा, तो आपने मुझे भी बातों बातों में मेरी रिफ्लेक्शन दिखा दी है एंड मुझे लग रहा है अब मुझे शो से निकल के कंसल्टेशन के लिए आना पड़ेगा. यही चाहती हूँ मैं. सो मेरे हाथ में अगर कोई चेहरा आ जाता है तो मैं उसको एक बेबी की तरह ट्रीट करती हूँ कि इसको हम ट्रांसफॉर्म करके कैसे एक सुंदर रूप दे सकते हैं, एक अलग रूप दे सकते हैं जो उसी की रिफ्लेक्शन. सो इस क्रिएटिव काम को एस्थेटिक्स कहते हैं. नो डाउट बहुत हार्ड वर्क और एफर्ट्स रही होगी यहाँ तक पहुंचने के लिए, सब कुछ समझने के लिए, बट आपने बहुत ही सिंपल तरीके में समझा दिया, जैसे कि 10 मिनट में ही बंदा सीख के एक्सपर्ट बन जाए. बट मैम, एज इफ ऑल दिस एफर्ट एंड हार्ड वर्क वाज नॉट इनफ, आपने इतना कुछ करके, डॉक्टर बन के, सब कुछ करके, आपने ग्लैड रैग्स मिसेस इंडिया में भी पार्टिसिपेट किया एंड दैट वाज वे बैक इन 2009. एंड नॉट जस्ट पार्टिसिपेट किया, आप उसमें रनर अप भी थे. How did this come up, like participating in Glad Rags Mrs. India, and मतलब वो किसी ने आपको उसके बारे में बताया या पहले से आपके मन में था कि मैंने पेजेंट में भी किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, या सडनली जैसे आपने कहा कि वो एक क्रिएटिव वो एनर्जी वेव हमेशा रहती थी और पता लगा कि इवेंट हो रहा है, चलो पार्टिसिपेट करते हैं, समथिंग लाइक दैट ऑन द स्पॉट, या इट वाज प्लान्ड बिफोर हैंड? सो वेरी क्लोज फ्रेंड, उन्होंने ऑब्वियसली मेरा ये जो था नाम दे दिया, और वो भी इसलिए दिया, उनको मालूम था कि मैं चैलेंजेस एक्सेप्ट करती हूँ. पर उनको ये नहीं पता था कि मैं सच में एक्सेप्ट कर लूंगी. तो एक जोक की तरह वो था
कि मुझे नोटिस आई मीन आई गॉट अ लेटर कि दैट आपने अप्लाई किया था तो आपके ये चीजें चाहिए टोटल, वो उनका पैराफिनेलिया होता है कि 3 photographs एंड यू नीड फ्यू थिंग्स. So I said I never applied. So then there was a name जिसने अप्लाई करवाया था, उनका नाम आ गया. I said all right. So then I got a call from जिन्होंने मेरे फ्रेंड ने किया था, उन्होंने कॉल किया कि आई श्योर यू विल डू दिस. आई सेड अब भर दिए, अब तो करना ही है. बट योर जॉब, इट वॉज अ रियलिटी शो. 40 days के लिए आपको मुंबई में रहना था, अवे फ्रॉम अ फैमिली. आई हैड अ स्मॉल किड, Josh, and he was 4 years old. So moving out from a job, एक होता है ना, एक तुम कंफर्टेबल से हो जाते हो अपनी जोन में, और उस कंफर्ट जोन से अब बाहर नहीं निकलना होता. पर मैं हमेशा अपनी कंफर्ट जोन को पीछे करके आगे कुछ और क्या कर सकते हैं वो दिमाग में था. सो व्हेन दिस केम एज ए चैलेंज, आई थॉट ये तो बहुत ही अलग अपॉर्चुनिटी है. और आई मीन आई एम अ डॉक्टर ऑल दीज इयर्स, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. सो अगर किसी ने मेरा नाम भरा है तो देयर इज सम कार्मिक थिंग. मेरे को ये करना तो है, एक बार तो अंदर जाना है. और जब मैंने ये भरा, मैं उसको एक मुबारक, में जब भी कोई चीज करती हूँ ना, तो मैं उसको एक प्रोजेक्ट या पूरा मोटिवेशन के साथ लेती हूँ कि अगर मैंने इसको करना है तो मैं इसको एक सिरे चढ़ाना है. तो जब मैंने इसको साइन किया और मैं वहां पे गई, तो मैंने वो पूरा जोरों शोरों से उसका ऑडिशन दिया. इट वॉज अ फुल ऑन ऑडिशन. एंड ऑब्वियसली इन द वेरी फर्स्ट राउंड आई गॉट सिलेक्टेड. And once I got selected, and I was only doctor out there. So Maureen Vadia was there, and she says, "Dr. Neetu, how could you come? I mean, we have all the people from different fields coming, but the doctor people, they don't really come into this field." I said, "Yes, it is a challenge, and I'm not going back." She said, "What did you say?" I said, "मैं वापस नहीं जा रही, मैं ये 40 days यहीं रहूंगी, because it's a challenge for me. मुझे इसको करके दिखाना है." So she gave me a smile. She says, "You remind me of my days. मैं भी ऐसी थी." So I got so much inspired. I was inspired with Maureen Vadia also. She was like 61, totally, had a spark in her. She was totally energetic. और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमें सारा कुछ ये डील करना सिखाया. तो ये जो 40 days थे, बहुत कुछ सीखने को मिला. बहुत सारी जो फीमेल्स थी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आए हुए थे. सो वी वर टुगेदर, एक फ्रेंडशिप सी हो गई, एक कुछ लड़ाई, कुछ नोक झोंक. एंड सिंस इट वाज अ रियलिटी शो, तो बहुत सारे लोगों को बाहर भी निकाला गया. सो अच्छा एक्सपीरियंस था, डिफरेंट एक्सपीरियंस था. और आई वुड से आई कुड जेल विद ऑल द पीपल आउट देयर. और जिनके साथ नहीं भी जेल किया, तो एटलीस्ट एक अलग रूप मिला लाइफ का. सो दैट ग्लैमर वर्ल्ड का एक डिफरेंट एस्पेक्ट था. और उस ग्लैमर वर्ल्ड से मुझे एक चीज जरूर मिली सीखने को, कि आई फेल दैट थोड़ा सा सुपरफिशियल है ये वर्ल्ड एज कंपेयर टू हमारा जो वर्ल्ड है. और उसमें लोग आगे आने के लिए, कंपटीशन में आने के लिए बहुत सारे गलत चीजें भी करते हैं और बोलते हैं, जो मुझे लगता है इतनी जरूरत नहीं होती है. अगर आप किसी भी कंपटीशन में हो, बड़े हेल्दीली भी कर सकते हो. यू डोंट हैव टू कट, इट शुड नॉट बी कट थ्रोट कंपटीशन. मूव करो, आग सबके साथ कंपटीशन करो, पर कंपटीशन हैज टू बी हेल्दी. तब मजा आता है, तब आप दोस्तियां भी करते हो, एंड यू कैरी बैक मेमोरीज. एंड आई कैरिड ब्यूटिफुल मेमोरी आउट ऑफ दैट प्लेस. और अगर आप मानो कि सारी जिंदगी अगर मैंने बहुत कुछ किया, तो अगर मैं अपनी लाइफ के कुछ कुछ पॉइंट्स देगा, तो उसमें ग्लैडरिस मिसेस इंडिया हमेशा याद रहता है कि ये अलग चीज की थी. मैंने इतनी पढ़ाई की, इतना कुछ किया, बट वो एक चीज थी जो दिमाग में अभी भी है कि दैट वाज अ ब्यूटीफुल मेमोरी, आई कुड डू इट. एंड आई एम श्योर कितनी ब्यूटीफुल मेमोरी रही होगी जो आज भी आप इतने मन से याद कर रहे हो उसको. एंड नॉट जस्ट बीइंग द रनर अप, जैसे आपने कहा यू एंजॉय द जर्नी, यू लुक फॉरवर्ड टू द जर्नी. तो वो जो 40 डेज की जर्नी थी या पार्टिसिपेशन से रनर अप बनने तक की, वो डेफिनेटली आपने बहुत ज्यादा चेरिश की. एंड आज भी आप उसको इतने दिल से याद कर रहे हैं. एंड नाउ मैम, अगर हम इस टाइम पे इतनी क्रिएटिव बातें कर ही रहे हैं, नाउ वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट योर एक्सपीरियंस इन ग्लैड रैग्स मिसेस इंडिया, तो मैम थोड़ा सा अपने हॉबीज या उनके बारे में बताओ. बिकॉज अभी तक हमने बात की आपकी क्वालिफिकेशन या उसके दौरान आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, क्या क्या पॉजिटिव चीजें स्कूल टाइम की आपने, जो आपकी यादें थी आपने वो शेयर करी, टीचर के मोटिवेशनल वर्ड्स आपने शेयर किए.
एंड ऑफ कोर्स दिस मेमोरी जो आप बहुत चेरिश करते हैं, ये जो जर्नी थी मिसेज इंडिया वाली। बट साथ में कुछ हॉबीज या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जरूर होती हैं जो जो हमारा पैशन बन के कहीं ना कहीं सारी उम्र हमारे साथ रहती हैं। सो कुछ उनके बारे में भी बताओ, अपने पैशंस के बारे में अलोंग विद योर प्रोफेशन। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं अभी भी करना चाहती हूँ, करती आ रही हूँ। सो करने में आया मैंने, आई एम रेकी मास्टर, सो आई हैव डन ऑल 5 स्टेजेस। सो होलिस्टिक हीलिंग में बहुत बिलीव करती हूँ, सो इसलिए रेकी की तरफ गई। स्विमिंग, पानी में रहने का शौक था तो स्विमिंग सीख ली। डांसिंग का शौक था तो सालसा कर लिया। सालसा इज अ लैटिन डांसिंग। और कुकिंग का शौक तो नहीं था, बट अब ऐसी कुकिंग करती हूँ कि दिल सबका खुश हो जाता है। और डेफिनेटली एक इनर रिलैक्सेशन चाहिए थी तो योगा मास्टर भी बन गई। सो जिमिंग भी करती हूँ। सो कोई भी चीज अगर मैं करना चाहती हूँ और मेरा दिल आता है तो मैं उसको जरूर करती हूँ। पेंटिंग का भी कुछ समय तक दिल किया तो पेंटिंग भी की। और ऐसी पेंटिंग बनाई कि हम सारे कहीं पे थे, नदी के किनारे थे, और कुछ ही समय में ही पेंटिंग पूरी कर दी और आता कुछ नहीं था उसके बारे में। वो इसलिए कि मुझे ये लगता है आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू डू द बेस्ट। मैं कुछ भी अगर करना चाहती हूँ तो मुझे उसमें कोई रोक नहीं होनी चाहिए, मुझे बस आगे नीतू को और एक्सप्लोर करना है और करते रहना है सारी जिंदगी। और टिल माई लास्ट आई वॉन्ट टू जस्ट कीप ऑन एंड ऑन, आई नेवर वॉन्ट टू स्टॉप, देयर इज नो स्टॉपिंग मी। ये बात मैंने आज नहीं, बहुत पहले अपने लिए जान ली थी। तो अगर मैं एक चीज कर लेती हूँ तो मुझे उससे नेक्स्ट में करने में और भी मजा आता है। सो उस मजा के साथ साथ मुझे लगता है ये सारी हॉबीज में मेरे साथ आती गई। सो वो शायद हॉबी थी या मेरा प्यार था उन सब चीजों के लिए कि बस मैं वो करती गई। सो अभी भी कुछ भी अच्छा लगता है तो उसमें अपना इंटरेस्ट और थोड़ा थोड़ा लगाव दे देती हूँ। मैम, आपने पहले एक बात करी कि आप जहाँ पे जाते हो एनर्जी वेव आपके साथ ही जाती है, तो अब वो एनर्जी कितनी है आपकी लाइफ के अंदर और आप कितना पैशनेट हो अपने हॉबीज के बारे में, या जो भी आप काम, अब जैसे आपने कहा मैं कुछ भी करती हूँ तो यू गिव यू 100%। मैम, आपकी बातों से तो 200% लग रहा है, 100 तो आपने बहुत कम बोल दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स मैम, बिकॉज इससे ना एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाता है देखने सुनने वालों को भी कि जो प्रोफेशनल लाइफ होती है वो हम बड़ी एक तरह से ना मोनोटनस सी लाइफ लेके मान मान लेते हैं उसको। बट उसके साथ ऐसे अगर हम अपने पैशंस को भी परस्यू करते रहें तो लाइफ में एक स्पार्क सा भी बना रहता है और हम वो मोनोटनी से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं। सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू मोटिवेट अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। जैसे डॉक्टर्स का माना जाता है ना कि डॉक्टर्स तो सिर्फ डॉक्टर हैं। और मुझे ये लगता था कि डॉक्टर्स को जब मैं देखती तो एक ऐनक लगी हुई है, कोट पहना हुआ है, और वो बेचारे टाइप्स काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सो शायद मुझे ये भी ब्रेक करना था कि डॉक्टर्स भी जिंदगी जीते हैं और जिंदगी जीना चाहिए, बिकॉज जिंदगी हसीन है। और इस हसीन जिंदगी का हमने अगर एक एक पल नहीं इस्तेमाल किया तो फिर भगवान भी कहेगा हमें कि क्या किया नीचे आके। मैम, एज इफ आपने तो जन्म ही इसलिए लिया है कि सारे बैरियर्स ब्रेक करते जाना है आपने। प्रोफेशनली भी आप चाहते हो कि प्रोफेशन भी चलता रहे और प्रोफेशन में भी आप किस हद तक एडवांसमेंट्स को यूज करके लोगों का फायदा कर रहे हो, एंड अपने पैशन फॉलो करने में भी कोई कसर आप छोड़ नहीं रहे हो। सो आई एम श्योर दैट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर टू अंडरस्टैंड के लाइफ को कैसे थोड़ा यूफोरिक बनाया जा सकता है। बट मैम, नाउ कमिंग बैक टू द सेम थिंग जहां से हमने फेशियल एस्थेटिक्स की जब हम बात कर रहे हैं, सो ये जो लास्ट 10 years की अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, तो ये एक ऐसा डेकेड रहा है या ऐसा फेज रहा है जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंग्रॉस हो गई है हमारी लाइफ में। स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, एवरीथिंग। और फिर जो भी चीज की बात पहले घर घर तक नहीं पहुंचती थी, अब वो थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू इंटरनेट उसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। So, how has this sudden shift brought a change in your profession? No doubt, being a doctor, अब आपको भी हर छोटी से छोटी अपडेट्स का ध्यान रखना पड़ता है, उस हिसाब से अपने आप को भी अपडेट करना पड़ता है, बिकॉज वर्ल्ड ही टेक्नोलॉजी का है। So, how has this shift brought a change in your profession?
एंड आप उस चीज में आपको क्या लगता है कि क्या चीजें जरूरी थी लानी जिनकी वजह से आपको भी बहुत ग्रोथ मिली? So, Mubarak, आज से I will talk about 10 years down the line. When I started, एक दिमाग में आ गई थी बात कि अगर हमने इस प्रोफेशन में जाना है तो लेटेस्ट अपडेट्स के साथ जाना रहेगा, क्योंकि अगर हम नहीं रहेंगे तो हम वो ट्रांसफॉर्मेशन ला ही नहीं पाएंगे। अगर आप पुराने तरीकों से करते रहोगे तो आप वो क्रिएट नहीं कर सकते जो आप क्रिएट करना है। तो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट इंग्रेडिएंट्स का मेल के साथ हमने ट्रेडिशनल मेथड्स और लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ ऐसी चीजें क्रिएट की जो, अगर आप देखोगे, हमारा पेज देखोगे या हमारी चीजें देखोगे, आप रियलाइज करोगे कि वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकते, इनके कॉम्बिनेशन के साथ ही हो सकती है। सो ये चीजों से हमने क्या किया, हमने साथ साथ अवेयरनेस भी क्रिएट करने लग गए कि ये टेक्नोलॉजीज, ये चीजें लेटेस्ट आ रही हैं, इन सब के साथ हम ये काम कर रहे हैं। सो व्हाट आई डिड वाज, थ्रू आउट इट इज बीन देयर, नॉट नाउ, फ्रॉम मेनी इयर्स डाउन द लाइन, हमने सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में इंफॉर्मेशन खुद देने लग गए, खुद इम्प्लीमेंट करने लगे, और उनके साथ हमने चीजों को क्रिएट किया। चाहे वो कोई भी चीज है, चाहे वो हेयर का लेटेस्ट जीएफसी है, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट का है, फेस के डर्मल फिलर्स है, फेस के फेशियल्स हैं जिसमें कि हम सारी मशीन्स को यूज करते हैं ताकि आपकी स्किन के अंदर सारी चीजें एब्सॉर्ब हो जाए। फैट लॉस के लिए कोई चीजें अगर हम कर रहे हैं तो वो भी टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं। हेयर रिमूवल भी कर रहे हैं तो वो हाथों से वैक्सिंग या कोई चीज नहीं हो रही है, इट इज विद टेक्नोलॉजी, विद मशीन्स विच आर द लेटेस्ट वन, जो ऑलमोस्ट पेन फ्री है, आपको डाउन टाइम नहीं देती हैं, एंड स्टिल दे मूव यू एटलीस्ट 5-10 years younger, naturally and aesthetically. एंड मैम, आपने पहले बात करते हुए कुछ एक टेक्निकल टर्म यूज की थी जो अगेन मैंने आपको कहा था कि ये मैं शो पे ही पूछूंगा। कुछ सेल रीजनरेशन या आपने कुछ एक टर्म यूज करी थी, एंड ऑफ कोर्स अगेन बड़ी टेक्निकल टर्म लग रही है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप बहुत सिंपल तरीके से समझा सकते हो उसको, तो प्लीज इसके बारे में भी बताओ। एंड व्हाट आर द, व्हाई इज इट यूज्ड, या कैसे यूज हो रही है ये चीज, और कैसे बेनिफिट हो रहा है लोगों को इससे? So Mubarak, cell regeneration is something very close to my heart. मैं ये चाहती हूँ, मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें एक टाइम मशीन थी और आप लोगों को बैक ले जाते थे, कुछ साल बाद पीछे ले जाते थे, एटलीस्ट 5-10 years यंगर, और वो मुझे बड़ी इम्प्रेस की थी वो मूवी। सो नाउ आई रियलाइज दैट सेल रीजनरेशन क्या है। सेल रीजनरेशन अगर होगी, आपके पुराने डेड सेल्स निकल जाएंगे, न्यू सेल्स बनेंगे। एक बच्चे की स्किन देखी है आपने? बच्चे की स्किन में जो सेल की टर्नओवर है ना, हर घंटे में होती है। जब हम टीनेज में आते हैं 10 to 20 में, उनकी सेल टर्नओवर एटलीस्ट फ्यू आवर्स में होती है। जब हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो सेल टर्नओवर जो होता है, एक दिन, 2 दिन, एंड देन 3 दिन, एंड हफ्ता, एंड महीना, ऐसे चलती है। तो क्योंकि सेल टर्नओवर खत्म, कम होने लग जाती है, हमारी स्किन जो है वो थिक हो जाती है, ड्राई होने लग जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं। एजिंग ग्रेसफुली के लिए भी अगर हम एजिंग को थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, अच्छा लगेगा सबको। तो सेल टर्नओवर करना बहुत, सेल रीजनरेट करना बहुत जरूरी है ताकि हम जो है यंगर लगे। और इसमें बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इसको, अपनी एज को पीछे ले जा सकते हैं। सो ये जो सेल रीजनरेशन, अगेन आपने ये टर्म यूज करी, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ या मशीनरी के साथ आप इस चीज को कर रहे हैं? और मेरे ख्याल से हम ये भी ना कहें कि एज पीछे ले जाते हैं, तो थिंग इज आज हम जो भी हैं हम और ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं और उससे हमें और भी कॉन्फिडेंस मिलता है। कैन वी टेक इट लाइक दैट एज वेल? यस मुबारक, अब ये जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ ना, इसके लिए आप मुझे 1-2 लाख रुपए दे सकते हो। ये जो मंत्र है ना लाइफ का, ये सेल रीजनरेशन का, टर्नओवर का, ये शायद कोई आपको बताएगा नहीं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जो मैं आज आपको दे रही हूँ। ये 1-2 लाख बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होकर करोड़ों में जाने वाला है, ये बिकॉज ये एडवाइस बहुत लोगों को मिलने वाली है थ्रू दिस शो। सो प्लीज, दिस इज फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस शो। दिस इज फॉर एवरीवन। सो सेल रीजनरेशन आप घर पे भी कर सकते हो। वो कैसे है? अगर आप एक्सरसाइज करते हो, आपका सेल हर मिनट, हर सेकंड में रीजनरेट करता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट सेल को रीजनरेशन करने का, एक्सरसाइज एवरी डे ऑफ योर लाइफ। नंबर 2, अगर आप ब्रीदिंग करते हो, आपके सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाता है। जब उन सेल्स में ऑक्सीजन जाता है, सेल्स, न्यू सेल्स बनते हैं।
एक के बाद एक के बाद मल्टीप्लाई होते हैं, तो आप फिर से सेल रीजनरेट करते हो। प्राणायाम जिसको कहते हैं हम, that जो हम हर सुबह कहते हैं कि प्राणायाम करो, योगिक बनो। नंबर 3, अगर आपकी डाइट रिच इन प्रोटीन्स है, ओके, प्रोटीन्स में कैन बी एनी काइंड ऑफ मसूर दाल एंड चने। आपको प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट का मतलब आज सबको पता है, सो मैं उसमें इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ, बट यस, अगर आप हाई प्रोटीन डाइट कर लेते हो तो वो कोलेजन बनाता है और सेल्स को न्यू सेल्स बनाता है। तो अपनी डाइट में प्रोटीन कंटेंट आपको पता होना चाहिए कितना है, और उसको मेजर कीजिए और खाइए, उससे आपके सेल जो है न्यू बनेंगे। कभी आपने देखा है यूरोपियंस और इंडियन में 90-100 ईयर पे भी मैराथन कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, और हम अभी भी 50-60 पे बोलते हैं हम तो बूढ़े हो गए और पाठ पूजा करनी है, बट एक्सरसाइज भी करनी है और खाना है, अच्छा खाना खाना है। मैं आज नॉन वेज और वेज पे नहीं जा रही हूँ, बिकॉज हर एक का एक नजरिया है, बट माई सेल्फ आई एम अ वेजिटेरियन, सो मैं इन चीजों में बिलीव करती हूँ, एंड आई हैव सीन सम अमेजिंग डिफरेंस इन माई सेल्फ बाय बीइंग अ वेजिटेरियन एंड बाय ईटिंग हेल्दी। नंबर 4, पानी। पानी बहुत आसानी से मिलता है, पियो, हाइड्रेट करो, अपने हर सेल में पानी डालो, इससे आपकी सब कुछ आपका ठीक होने का चांसेस है, आपकी स्किन, आपकी हेयर, आपकी बॉडी। सो ये जो हमारे ये जो मंत्रा है, इसको अपनाना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको अपनाते हैं तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अपने आप को बुरा मत समझिए, ये जो बहुत इजी स्टेप्स येट डिफिकल्ट कुछ लोगों के लिए है, बट ये आपके सेल को दोबारा बनाएंगे और आपके सेल्स को न्यू बनाने के साथ आपको यंगर बनाएंगे। सो फॉर एवर फिट यंग होने के लिए ये घर पे रह के भी चीजें आप कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आप मुश्किल में हो, तो हमारे पास तो बहुत तरीके हैं जिनसे हम आपको यंगर बना सकते हैं, हेल्दियर बना सकते हैं, अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ दैट कैन बी देयर। दैट इज सो नाइसली पुट मैम। एंड एक तरह से आपने इस चीज पे आप स्ट्रेस कर रहे हो कि डॉक्टर के पास आने से पहले कुछ ना कुछ हमें भी अपना ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज वो एक देखा जाए तो एक आलस ही है। ये जो चीजें आपने बताई हैं ये हम अपनी लाइफ में आसानी से कर सकते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है। बट वो एक आलस ऐसी चीज है कि हमें लगता है कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे हो जाएगा, और घर पे हम कुछ ट्राई करते ही नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस एडवाइस मैम। सो मैं तो ये कहूंगा कि आपने बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया इस चीज को, और आपने कहा कि 1-2 लाख की एडवाइस है, ये तो वाकई में करोड़ों की एडवाइस है। बिकॉज अगर इन चीजों को हम अपनी लाइफ में खुद करने लग जाएंगे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनसे हम बच जाएंगे। नो डाउट जब वो प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपने कहा डॉक्टर्स आर ऑलवेज देयर, बट वो नेक्स्ट फेज होना चाहिए, नॉट द प्राइमरी फेज। मुबारक, अगर आप इन चीजों को अपनाते हैं, आप इसको सिर्फ 1 महीने के लिए अपना के देखिए, एंड सी द डिफरेंस इन योर एनर्जी लेवल्स, इन योर हेल्दी स्किन, इन योर हेयर, इन योर बॉडी। ऐसी फुर्तीली बॉडी हो जाएगी और आपका स्टेमिना इंक्रीज हो जाएगा, आप डिजीज फ्री हो जाओगे, और आप अपने एक हेल्थियर वर्जन आपके खुद के सामने शक्ल आपके मिरर में दिखेगी। सिंपल चीज लाइक शुगर, अगर आप व्हाइट शुगर को अपनी जिंदगी से हटा देते हैं तो आपकी सेल ब्रेकडाउन होगी ही नहीं। वन ऑफ द वर्स्ट सोर्स ऑफ सेल जिसमें डेड हो जाते हैं, सेल खत्म होने लग जाते हैं, दैट इज शुगर। व्हाइट शुगर इस बीमारी का एक घर है, हम हर चीज में डालते हैं, यू डोंट नीड इट। फ्रूट शुगर्स ले लीजिए, मन है जरूर लीजिए। सो यू नीड टू फाइंड ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ बीइंग हेल्दी, एंड बहुत हाई मिलता है वर्ल्ड में। ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे लॉन्जिविटी, लाइफ की जो लॉन्जिविटी है वो अप्रोक्सीमेटली 100-110 ईयर्स है। लाइफस्टाइल चेंज, एक्सरसाइज, हैप्पीनेस क्वोशंट, बीइंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, ये सारी चीजें जो है ना बहुत ही मैटर करती हैं। सो अगर आप ये मंत्रा अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, तो आई एम वेरी श्योर यू विल बी हेल्थियर एंड यू विल बी द वेरी गुड वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आपने ये जो एडवाइस दी है डेफिनेटली ये फॉलो करनी चाहिए। बट अब हम क्योंकि चंडीगढ़ या पंजाब रीजन में, हम यहाँ पे, आप भी पंजाब से हैं, और हमें पता है कि चाय हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है पंजाबियों में। और चाय में जब तक चीनी ना हो तो पंजाबियों वाली चाय नहीं बन पाती है। तो अब
आप थोड़ा इसका भी ऑल्टरनेटिव बता दीजिए अगर कोई हो तो। सो जिन लोगों को चाय की तलब होती है तो आप उसमें थोड़ी शक्कर डाल दीजिए। आपके पास दूसरा वर्जन है, शुगर केन, आप जो है वो फिर भी हेल्दियर ऑप्शन है, एक प्लांट से बना है, वो आप ले सकते हैं। जब आप रिफाइंड शुगर लेते हो, वो वाइट शुगर आप को बंद करनी पड़ेगी। सो दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है जिससे आपको हेल्प मिलेगी। और चाय में भी आपने तो सिर्फ जागना है ना, आपको तो सिर्फ एक एक स्टिमुलस चाहिए जागने का। आई थिंक मुझे अब 4 to 5 years हो गया कि मैंने चाय नहीं पी है। अगर पी है तो थोड़ी सी कैमोमाइल टी होती है, वो हेल्प करती है। एनीथिंग जो ऑर्गेनिक की तरफ चले जाए वो बेटर रहता है। द रीजन बीइंग, हम अब इतने सारे केमिकल्स फर्टिलाइजर से घिरे हुए हैं, तो कोई भी ऑर्गेनिक सोर्स किसी चीज का मिलता है तो उसको जरूर लीजिए। थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, because health is truly the wealth. So that's a true wealth that you have to carry. एंड मैम वन मोर थिंग, जब हम फेशियल एस्थेटिक्स की इतनी बातें कर ही रहे हैं तो मैम आई आई वांट टू नो वन मोर थिंग कि हर चीज को लेके कोई ना कोई लेटेस्ट ट्रेंड्स या लोगों में कोई मिसकंसेप्शंस या ट्रेंड को फॉलो करने की एक इच्छा बहुत कुछ चल रहा होता है। वो पॉजिटिव के लिए भी हो सकता है, वो नेगेटिव के लिए भी हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई आ ही जाता है रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड टू वो फेशियल एस्थेटिक्स को लेकर, या किसी भी तरह का इशू लेके आपके पास कोई आते हैं, चाहे कंसल्टेशन के लिए चाहे मेडिकेशन के लिए, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, सो व्हाट आर द लेटेस्ट टेक्निक्स या ट्रेंड्स विच आर गोइंग ऑन, एंड उससे रिलेटेड आप किस तरह से उनको ट्रीट करते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं? सो फेशियल एस्थेटिक्स में तो बहुत एडवांसमेंट्स आ गई हैं, और अगर हमारे पास आते हैं तो हेड टू टो ऐसी चीजें आ गई हैं जिससे हम पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ले आते हैं। जैसे कि आप हेयर की बात करो तो हेयर में लेटेस्ट है हेयर ग्रोथ फैक्टर्स, एक्सोसोम्स, जिससे कि अगर आपकी हेयर थिनिंग, हेयर फॉल हो रही है तो वो बिल्कुल रुक जाएगी और न्यू हेयर ग्रोथ आने लग जाएगी। ऑब्वियसली आपके पास हेयर ट्रांसप्लांट की ऑप्शन है, बट बिफोर दैट अगर आपके हेयर फॉल स्टार्ट हुए हैं देन जस्ट कम एंड गेट इट डन। द रीजन बीइंग, जब हेयर फॉल होता है तो आपको हाई प्रोटीन डाइट, विटामिन और अपना स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करके अगर आप ये जीएफसी दैट इज ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट करवाते हैं या पीआरपी करवाते हैं, आपके हेयर फॉल एक्चुअली रुक जाती है। सो दिस रियली हेल्प्स। अगर आपके फेस में रिंकल्स हैं, बोटॉक्स इज वेरी गुड ऑप्शन। पीआरपी, वैम्पायर फेशियल, वैम्पायर ट्रीटमेंट, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्किन टाइटनिंग, कैविटेशन, देन हाइफू जिससे स्किन टाइट हो जाती है। जॉ लाइन फिलर से आपके अच्छे से जॉ बन जाता है। आपके नेजोलिबियल फोल्ड्स अगर आ रहे हैं तो आप उसको कम कर सकते हैं विद फिलर्स। अगर आपके लाइंस बन रही हैं कोई यहाँ पे, तो कोलेजन बूस्टर्स आ गए हैं जो हाइलुरोनिक एसिड के ही बूस्टर होते हैं, वो आपकी स्किन में डालते हैं तो आपकी स्किन टाइट होने लग जाती है। नेक लाइन्स अगर हैं तो आप नेक लाइन्स को टाइट करते हुए आरएफ माइक्रोनेडलिंग। बॉडी पे हेयर है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं विद लेजर हेयर रिमूवल। फैट आ गया है तो आप फैट को मोबिलाइज कर सकते हो नॉन सर्जिकली, और उसको रिमूव कर सकते हो विदाउट एनी डाउन टाइम। अगर आपके जैसे अब मेल्स में हर दूसरे दिन आप हेयर अपने बियर्ड बनाने जाते हैं एंड इट इज सो कम्बरसम, आप जॉब पे जा रहे हो और फिर आपको रन करना पड़ता है कि आपको एक अच्छी सी बियर्ड लाइन बनानी, बिकॉज आजकल 90% लोग बियर्ड बनाई हुई है। सो बियर्ड बनाना चाहते, क्लियर कट चाहिए, सो जस्ट गो अहेड विद लेजर हेयर रिमूवल। उससे क्या, आपके बाल आएंगे नहीं, परमानेंटली एक्स्ट्रा बाल खत्म हो जाएंगे। सो जब बाल खत्म हो जाएंगे ऑब्वियसली देन यू आर फ्री, यू आर लाइक एक साइड से आपका फ्री हो गया कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यू आर फॉर एवर रेडी। सो ये जो ट्रीटमेंट्स है दे आर द लेटेस्ट। और आजकल तो मेडिकल फेशियल इज इन अ बिग बिग यू नो, लोग उसको बहुत, तो आजकल जो मेडिकल फेशियल्स हैं वो तो हर कोई करवाता है। नोबडी इज गोइंग फॉर अ नॉर्मल फेशियल। एक क्रीम को अगर हम अपने फेस पे लगा लगा के मसाज कर रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू गो इनसाइड योर स्किन। बट इफ वी आर यूजिंग hyaluronic acid, vitamins, we are using technology to infuse the, आपके सिरम्स आपके स्किन में इन्फ्यूज करते हैं तो वो आपकी स्किन के डीपर लेवल में चले जाते हैं। और जब वो डीप लेवल में जाते हैं, एज आई ऑलवेज से, सेल्स को न्यू सेल्स बनाते हैं। जब वो नरिशमेंट मिल गई ना, पर क्रीम्स लगाने से, मसाज करने से अंदर नहीं जाता कुछ। तो आइडिया क्या है, डीप टिश्यू को जो है नरिशमेंट मिले।
सो ये सारी चीजें जो लेटेस्ट चीजें मैंने आज आपको बताई हैं, इससे आपकी न्यू सेल्स बनते हैं, आपकी यंगर एज हो जाती है, आपकी सेल डिजनरेशन नहीं होती है, और आपकी हर चीज न्यू बनती है। सो आइडिया एंड ऑफ द डे इन सब टेक्नोलॉजीज का क्या है? सेल्स को रीजनरेट करना और आपको एक यंगर वर्जन बनाना। सो मुबारक का एक और यंगर वर्जन बन जाएगा। मैम आपने ये बात फिर से रिपीट कर दी है, और ये रिफ्लेक्शन और यंगर वर्जन बोल के आई एम श्योर आप मुझे विजिट करना ही पड़ेगा, नॉट फॉर द शो बट फॉर सम सॉर्ट ऑफ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। अम, अगर आप में हमारे पास आते हैं, मेरे पास आते हैं और किसी चीज के बारे में आपको राय लेनी है अपने कोई भी इश्यूज से, सो आई विल टेल यू व्हाट ऑल कैन बी डन। और जो मैं बता रही हूँ वो अगर आप गूगल या कोई भी बुक्स पढ़ लेंगे वो एग्जैक्टली वैसा होगा। सो आई बिलीव इन गिविंग फुल इंफॉर्मेशन। मैं उनको पूरी इन्फॉर्म करती हूँ कि ये सारी चीजें हम उनके ऊपर कर सकते हैं और ये उनको बेनिफिट करेंगे। एंड somehow I have developed one to one connect with everyone. So जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो हर एक स्टोरी है मेरे साथ। वो स्टोरी इस तरह होती है कि मैं उनकी लाइफ स्टोरी सुनती हूँ। द रीजन बीइंग, कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम के साथ वो आए हैं तो वो उसी स्टोरी में से निकल के आ जाती है। तो मुझे बहुत हेल्प मिलती है जब भी वो ये स्टोरी बता रहे होते हैं, मुझे हेल्प मिलती है कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। सो नॉट ओनली उनकी प्रॉब्लम या इश्यूज को डील किया जाता है, उनके कॉज को भी साथ के साथ एड्रेस कर दिया जाता है। जो सुपरफिशियल कॉज है वो डेफिनेटली आई विल बी एबल टू ट्रीट वेरी नाइसली। जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाती है, बट जो इंटरनल इश्यू भी है वो साथ के साथ एड्रेस हो जाता है, सो दैट दैट प्रॉब्लम नेवर क्रॉप्स अप। So, like simple cheese like acne, I don't give any medication for acne. I have never given. पर लोगों के एक्ने जिंदगी में कभी नहीं जाते, पर हमारे यहाँ पे एक्ने पूरी तरह इरेडिकेट हो जाते हैं, उनको एक्ने आएगा ही नहीं कभी And that also without medication, yes. without medication. So that is a source by changing their lifestyle, by their eating habits, by exercising, and of course few treatments are needed क्योंकि जब एक्ने इतने आ जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है। यू नीड टू ट्रीट देम ऑल्सो। तो वो ट्रीटमेंट हम देते हैं टू पर्टिकुलर लेवल, एंड उसके बाद उनका लाइफस्टाइल चेंज करते हैं जिसके साथ दे बिकम वेरी हेल्दी एंड एक्ने फ्री फॉर एवर। और वो खुद ही एक्ने फ्री नहीं होते, ये जब चेंजेस हम उनके लिए लेके आते हैं तो ट्रस्ट मी उनकी फैमिली के लिए भी ये एक लाइफस्टाइल चेंज बन जाता है। बिकॉज आई फील अगर एक फीमेल अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देती है तो पूरी फैमिली चेंज हो जाती है। दैट्स अ चेंज अ फीमेल कैन ब्रिंग। जितने इम्प्रेसिव वे में आप ये बात बोलते हैं, अगर कोई आलसी बंदा भी होगा ना वो भी कहेगा कि मैम बोल रहे हैं तो यार करके देख ही लेते हैं एक बार। सो लेट्स होप कि ये चेंज, जैसे आपने कहा कि फॉर वुमेन चेंजेस समथिंग, वो सारी फैमिली में चेंज आ सकती है। सो लेट्स होप कि कोई ना कोई फीमेल्स ही घर की जो मेंबर्स हैं जो सुन रही हैं वो इस चेंज की शुरुआत करें और सारी फैमिली में एक बेटर चेंज लेके आ सके जिससे सबकी हेल्प हो। सो आई एम श्योर कि जहां से हमने शुरुआत की थी कि आज का शो हर एक इंसान के लिए बहुत फुल ऑफ नॉलेज रहने वाला है, मैम ने वो हमारी एक्सपेक्टेशन को जस्टिफाई कर दिया है। मैम हैज शेयर्ड सो मेनी थिंग्स, एंड मैम आपने इतनी सिंपल वे में वो सारी चीजों को शेयर किया है कि हर कोई समझ सकता है उसको। वो टेक्निकल लैंग्वेज से बाहर निकल के आपने वो सारा कुछ बताया है। सो थैंक यू सो मच। एंड आप हेयर मास्टर्स सेक्टर 9 चंडीगढ़ में से ऑपरेट करते हैं, एंड एनीवन हु वांट्स टू टेक कंसल्टेशन या आपको मिलना चाहे, सो दैट इज द प्लेस वेयर वन कैन विजिट, एंड दैट इज द प्लेस दैट यू शुड डेफिनेटली विजिट अगर आपको किसी भी तरह का ऐसा इशू लगता है। मैं तो जाने वाला हूँ, मैं तो मैम को छोड़ने वाला नहीं हूँ डेफिनेटली, एंड मुझे लग रहा है मैम भी छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये जो एक दो बातें आपने बोल दी ना मैम, मेरी बेटर रिफ्लेक्शन या मेरा यंगर वर्जन या बेटर वर्जन, आप कोई ना कोई वर्जन बना के हटोगे। मुबारक संधू का। सो मुबारक, मुझे ना बुलाना नहीं पड़ता, लोग मेरे पास खुद ही आ जाते चल के। सो ये एक क्रिएट कर दिया जाता है एक इम्प्रेशन कि वो मुझे कभी छोड़ नहीं पाते। मैम ये जितनी कशिश के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आपने ये बात बोली है,
मुझे लग रहा है मैं आपके लिए एक अलग ही शो शुरू कर दूंगा मेरा किसी और गेस्ट को बुलाने का दिल नहीं करेगा बट मैम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो कैंडिड एंड सो ओपन विद योर डिस्कशंस, ताकि आपने किसी भी चीज का ये गुरेज नहीं किया कि अगर कोई नॉलेज शेयर करनी है तो वो करूं या ना करूं, आपने दिल से सारी बातें शेयर की हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द मुबारक शो। Thank you, Mubarak. And best wishes for your show. May this show and all your shows rock. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।